आज हम एक बहुत ही ख़ास कहानी पे बात करने वाले हैं, जो एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी और गहरा सवाल पूछती है। किसी इंसान से उसकी भाषा छीन लेने का असल मतलब क्या होता है? ये सवाल अल्फोंस डॉडेट की कहानी द लास्ट लेसन के बिल्कुल केंद्र में है। ये कहानी क्लास 12th की अंग्रेजी किताब फ्लैमिंगो का पहला चैप्टर है जी। और हमारे पास आज इसका टेक्स्ट भी है और साथ ही एक गाइड भी है जो इसके सार को समझाती है। तो हमारा मकसद है कि इस कहानी की परतों को खोलें और समझें कि भाषा, पहचान और देश प्रेम ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। हाँ, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हाँ, 1870-71 का दौर। उस समय फ्रांस और प्रशा, जो बाद में जर्मनी का हिस्सा बना, उनके बीच एक युद्ध हुआ था, फ्रैंको प्रुशियन युद्ध। अच्छा। इस युद्ध में फ्रांस हार गया था और उसके दो बहुत अहम इलाके एल्सेस और लोरेन वो प्रशा के कब्जे में चले गए। तो हमारी कहानी इसी राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में है। तो चलिए इस दुनिया में चलते हैं। कहानी का जो नरेटर है वो एक छोटा लड़का है, फ्रांस। कहानी की शुरुआत में फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो रहा है और काफी डरा हुआ भी है। हाँ, उसे डर इस बात का है कि उसके टीचर एम हैमिल पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछने वाले हैं। पार्टिसिपल्स, मुझे लगता है हम सब के स्कूल के दिनों में कोई ना कोई ऐसा ही डरावना ग्रामर का टॉपिक रहा होगा। बिल्कुल, जिसे हम हमेशा टालना चाहते थे। और फ्रांस के लिए वो उस दिन पढ़ाई के बोझ का एक प्रतीक था। और दिलचस्प बात यह है कि उसका ध्यान स्कूल जाने पर है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सोच रहे कि काश वो स्कूल बंक कर ले और बाहर का दिन एंजॉय करे, मतलब चिड़ियों का चहचहाना। हाँ, और वो आरा मशीन के पीछे अभ्यास करते सैनिक, प्रिशन सैनिक, वो सब उसे पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। सही बात है। और ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को, जैसे अपनी भाषा, अपनी पढ़ाई, इन सबको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार, उसके टीचर एम हैमिल। उन्हें एक बहुत ही सख्त और अनुशासन पसंद टीचर के तौर पर दिखाया गया है। उनका वो लोहे का डंडा। हाँ, वो तो क्लास में बच्चों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। पर उस दिन कुछ तो अलग था। और यहीं से कहानी का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। फ्रांस जब हिम्मत जुटाकर स्कूल पहुंचता है तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगता है। मतलब वो शोर शराबा जो रोज होता था, और हाँ, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराना, वो सब आज गायब था। माहौल एकदम शांत, जैसे रविवार की सुबह हो। बिल्कुल। और जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है क्लास के अंदर का नजारा। वो पिछली बेंचें, हाँ, जो हमेशा खाली रहती थीं, आज उन पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। पुराने मेयर, पोस्टमास्टर और भी कई जाने पहचाने चेहरे, और सब बहुत उदास थे। बहुत गंभीर और उदास। ये सिर्फ अजीब नहीं था, ये बहुत ही असामान्य था। ये एक तरह का मौन विरोध था क्या, या कुछ और? मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा गहरा था। वो एक तरह का सामूहिक पछतावा था। वो लोग वहां सिर्फ एम हैमिल को विदाई देने नहीं आए थे। अच्छा। वो उस फ्रांसीसी पहचान को सलाम करने आए थे जिसे शायद वो खुद भी अब तक गंभीरता से नहीं लेते थे। उनकी मौजूदगी ने उस क्लासरूम को एक पवित्र जगह बना दिया था। जहां एक पूरी संस्कृति की विदाई हो रही थी। बिल्कुल। और फिर फ्रांस का ध्यान अपने टीचर पर जाता है, एम हैमिल पर। उन्होंने अपने खास कपड़े पहने हुए थे। हाँ, उनका वो सुंदर हरा कोट, झालर वाली शर्ट और वो कढ़ाई वाली काली रेशमी टोपी। ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे खास मौकों पर ही पहनते थे। और इसमें एक गहरी विडंबना है। प्राइज देने वाले दिन खुशी के दिन होते हैं, उपलब्धि के। हाँ। और आज अपने जीवन के सबसे दुखद और हार वाले दिन उन्होंने वही कपड़े पहने हैं। ये उनका उस भाषा और अपने पेशे को सम्मान देने का एक आखिरी गरिमापूर्ण तरीका था। एक तरह का अंतिम संस्कार। और वो अपने सबसे अच्छे कपड़ों में शामिल हुए। बिल्कुल सही। तो पूरा माहौल बहुत गंभीर है। फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और फिर एम हैमिल वो घोषणा करते हैं जो सब कुछ बदल देती है। हाँ, फ्रांस के लिए वो बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और फिर वो बताते हैं कि बर्लिन से आदेश आ गया है। हाँ, कि कल से एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल आ जाएंगे। आज उनका फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है। इस एक घोषणा ने फ्रांस की पूरी दुनिया ही बदल दी। जिन किताबों को वो कुछ देर पहले तक बोझ समझ रहा था, वो अचानक उसे पुराने दोस्तों की तरह लगने लगती हैं, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता।
उसे इस बात का बहुत गहरा पछतावा होता है कि उसने अपनी भाषा सीखने में कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। और ये बदलाव बहुत मार्मिक है। हाँ, और ये सिर्फ फ्रांस का पछतावा नहीं है। एम हैमिल इस बात को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि इस लापरवाही के लिए सब जिम्मेदार हैं। वो बच्चों के माता पिता को भी दोषी ठहराते हैं। हाँ, कि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों या मिलों में काम पर भेजना ज्यादा बेहतर समझा, ताकि घर में कुछ और पैसे आ सके। और वो खुद को भी नहीं बख्शते, वो अपनी गलती भी मानते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि कई बार मैंने भी तुम्हें अपने बगीचे में पानी डालने भेज दिया। ये जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो तुम्हारी छुट्टी कर दी। पर क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब क्या कोई टीचर खुद को इसलिए दोषी मान सकता है कि उसने मछली पकड़ने के लिए एक दिन की छुट्टी दे दी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये उस पल की भावुकता से कहीं ज्यादा है। ये उस सामूहिक अपराध बोध को आवाज देना है। अच्छा। जब कोई बड़ी त्रासदी होती है तो इंसान अक्सर पीछे मुड़कर देखता है और उन छोटी छोटी लापरवाहियों को याद करता है जो उस बड़ी हार का कारण बनी। एम हैमिल का खुद को दोष देना ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितने गहरे स्तर पर महसूस किया था। ये सिर्फ एक छुट्टी की बात नहीं थी, ये उस पूरे रवैये की बात थी। बिल्कुल, जहां शिक्षा और भाषा को प्राथमिकता ही नहीं दी गई। और अब फ्रांस को ये भी समझ आता है कि गांव के लोग वहां क्यों बैठे हैं। हाँ, वे एम हैमिल की 40 साल की वफादार सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे। और साथ ही उस देश के प्रति अपना सम्मान जताने जो अब तकनीकी रूप से उनका नहीं रहा था। उनकी मौजूदगी उस आखिरी पाठ को एक श्रद्धांजलि बना देती है। वो सिर्फ एक क्लास नहीं रह जाती, वो एक समुदाय का अपनी खोई हुई पहचान पर शोक मनाने का एक अवसर बन जाती है। तो इस बेहद भावुक माहौल में एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा है। और फिर वो एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो जब तक वे अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं तो ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी हो। ये जेल की चाबी वाली बात, इसका क्या मतलब है? मतलब मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध। बिल्कुल। देखिए, जब कोई हमलावर आपकी जमीन पर कब्जा करता है तो वो सिर्फ आपकी जमीन नहीं छीनता, वो आपकी संस्कृति, आपके इतिहास पर हमला करता है, आपके सोचने के तरीके पर। हाँ, और भाषा इन सब चीजों का आधार होती है। जब आपकी भाषा छीन ली जाती है तो आपकी पहचान पर हमला होता है। तो अपनी भाषा को जिंदा रखना उस हमले के खिलाफ एक हथियार बन जाता है। ये कहने का एक तरीका है कि तुम हमारे शरीर पर कब्जा कर सकते हो लेकिन हमारी आत्मा पर नहीं। भाषा उस आत्मा की चाबी है। ये तो बहुत गहरा है। इसका मतलब भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, वो पहचान का किला है। बिल्कुल। और फिर पाठ के अंतिम क्षण आते हैं जो बहुत ही भावुक हैं। इतिहास का पाठ होता है, छोटे बच्चे अपनी वर्णमाला दोहराते हैं। हाँ, और फ्रांस देखता है कि बूढ़े हौसर भी रो रहे हैं और उनकी आवाज कांप रही है। और ठीक उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, प्रार्थना की घंटी बजती है और साथ ही खिड़की के नीचे से प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज सुनाई देती है जो अभ्यास से लौट रहे थे। ये एक बहुत ही नाटकीय क्षण है। एक तरफ चर्च की घंटी, पुरानी दुनिया का प्रतीक, और दूसरी तरफ सैनिकों की तुरही जो नई क्रूर हकीकत और कब्जे का संगीत है। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत एक साथ। और इस शोर के बीच कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। वो कुछ कहना चाहते हैं, मेरे दोस्तों, मैं लेकिन उनका गला रुंध जाता है। भावनाएं उन पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाते। वो कुछ नहीं कहते, बस ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत से जितना बड़ा लिख सकते थे लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये उस वक्त की पूरी भावना, दर्द, गुस्सा और देश प्रेम का निचोड़ है। बिल्कुल। एक हारा हुआ शिक्षक एक कब्जे वाले स्कूल में हमलावर सैनिकों के संगीत के बीच अपनी पूरी ताकत से अपने देश की जय जयकार कर रहा है। ये प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली रूप है। हाँ, और इसके बाद उनमें कुछ और कहने की हिम्मत नहीं बचती। वे बिना कुछ कहे दीवार के सहारे अपना सिर टिका लेते हैं और बस हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई, तुम जा सकते हो। और इसी खामोशी और गहरे दर्द के साथ फ्रेंच भाषा का वो आखिरी पाठ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद इसका जो सार है वो यही निकलता है कि भाषा महज संवाद का एक जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी संस्कृति और पहचान की आत्मा होती है। इसे खो देना अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी आत्मा को खो देने जैसा है।
और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अक्सर चीज़ों की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक हम उन्हें खो नहीं देते। ये फ्रांस, गांव वालों और खुद एम हैमिल के उस सामूहिक पछतावे की कहानी है जो अपनी शिक्षा, अपनी भाषा, अपनी विरासत को हल्के में लेने से पैदा हुआ। अंत में हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। कहानी के बीच में जब फ्रांस छत पर कबूतरों को गुटरगू करते हुए सुनता है तो वो मनी मन में एक सवाल पूछता है। हाँ। वो सोचता है, क्या वे इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? ये एक बच्चे का बहुत ही मासूम लेकिन बहुत गहरा सवाल है। बहुत गहरा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई हमलावर ताकत किसी संस्कृति को मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और उस ताकत की सीमाएं क्या हैं? हाँ, क्या प्रकृति को या किसी कौम के दिल और आत्मा को सच में बदला जा सकता है? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।